बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी हाल जगमगा रहा था। मेरी मामी की बेटी की शादी थी। हर तरफ क्या कहे थे, खुशबुएं थी, कीमती लिबासों की चमक थी और सुनहरी रोशनियों में सबके चेहरों पर मसनूई मुस्कुराहटें सजी हुई थी। लेकिन मेरे चेहरे पर सिर्फ खौफ था, आंखों में सिर्फ बेयकीनी। मैं उस हॉल में सबसे छोटी, सबसे खामोश, सबसे गैर अहम थी और सबसे ज्यादा मरकज़े निगाह भी। हर नजरिया मेरे गिर्द मंडला रहा था, जैसे मैं कोई जुर्म करके आई हूं, जैसे वाकई मैंने वो दुल्हन का हार चुराया हो। मामी की उंगली मेरे चेहरे की तरफ तनी, आवाज बुलंद हुई, चोर है ये, इसी ने हार चुराया है। लम्हे भर में कह कहे खामोशी में बदल गए। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने आंखों में नमी लिए बस इतना कहा, मैंने चोरी नहीं की। आवाज मेरी अपनी समात को भी कमजोर महसूस हुई। जिस्म में सकत नहीं रही थी, जबान लरज रही थी, दिल जैसे सीने से निकलकर फर्श पर गिरने वाला हो। फिर मामी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मेरी दुनिया घूम गई। कदम लड़खड़ाए, जमीन करीब महसूस होने लगी, लेकिन मैं गिरी नहीं। किसी ने थाम लिया था। किसी ने मेरे गिरने से पहले मेरा बाजू मजबूती से पकड़ लिया था। वो आर्यान था, आर्यान सिकंदर, वही जो उस दिन का दुल्हा था, वही जो मामी का दामाद बनने वाला था। उसकी आंखों में इश्ताल था, पर जब्त के साथ। दोबारा कोई इस पर हाथ नहीं उठाएगा। आर्यान की आवाज हॉल में गूंजी, जैसे किसी ने शोला बोल दिया हो। सब खामोश हो गए। मामी की आंखें फैल गईं। मेहमानों के चेहरों पर उलझन थी, मगर कोई बोल ना सका। आर्यान ने मेरी तरफ देखा, जैसे मेरे दिल का दर्द पड़ रहा हो। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लफ्ज गले में अटक गए। मेरी आंखें भीग गई थी, और शायद आर्यान ने पहली बार किसी यतीम लड़की की बेबसी को इज्जत की नजर से देखा था। वो पल मेरी जिंदगी का पहला ऐसा लम्हा था जब किसी ने मेरा साथ दिया, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी फायदे के। आर्यान ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने कुछ नहीं किया, मैं जानता हूं। ये जुमला मेरे कानों से होते हुए मेरे दिल में जा बैठा। शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत जुमला वही होता है जो किसी पस्ती में पड़े इंसान को उम्मीद दे। आर्यान ने बारात ले जाने से इनकार कर दिया। दुल्हा खुद चलकर बारात वापस ले गया। मामी का चेहरा जर्द पड़ गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अल्फाज न निकले। दुल्हन सदमे से नीम बेहोश सोफे पर ढह चुकी थी। कुछ रिश्तेदारों से समझाने लगे, कुछ हैरान खड़े थे और कुछ खामोशी से ये गैर मामूली मंजर देख रहे थे। आर्यान ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं उसके साथ चलती रही, जैसे मेरे पाँव में अब नई ताकत आ गई हो। जब हम गाड़ी में बैठे तो मैंने आर्यान की तरफ देखा। वो संजीदा था, मगर उसकी संजीदगी में तहफ्फुज़ का यकीन छुपा था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और कहा, तुम पर जो इल्ज़ाम लगा वो मेरे सामने लगा, इसलिए तुम्हारी सफाई देना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने नजर झुका ली। इतनी इज्जत की आदत ही नहीं थी। घर वापस आकर मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। आर्यान चला गया, मगर उसका जुमला मेरे साथ रह गया। उस दिन मैं पहली बार समझी कि बेआसरा होना और बेवकत होना अलग अलग बातें हैं। दुनिया चाहे जितनी भी जालिम हो, एक शख्स का एतमाद, एक शख्स की हिमायत, एक शख्स का एतबार इंसान को मुकम्मल कर सकता है। आर्यान ने मेरे साथ ऐसा ही किया था। मेरी कहानी का एक नया बाब उसी दिन शुरू हुआ। इल्जाम के साथ, जिसे सबने बंद समझा, आर्यान ने वो बाब दोबारा खोला और उसमें पहली सत्र लिखी, ये चोर नहीं, ये बेगुनाह है। सुबह का वक्त था, मगर घर के माहौल में रात की स्याही बाकी थी। हर चीज बिखरी हुई, हर चेहरा बोझल। मामी सोफे पर बैठी बार बार पानी का गिलास खाली कर रही थी, जैसे किसी गहरी परेशानी को निगलने की नाकाम कोशिश हो। उनकी आंखों में गुस्सा भी था, खौफ भी, और एक अना जिसे कल हॉल में आर्यान सिकंदर ने सबके सामने जख्मी कर दिया था। मामी की बेटी बिखरे बालों और उजड़े दिल के साथ घर के किसी कोने में खामोश बैठी थी, और मैं चुपचाप कमरे के एक कोने में खड़ी थी। मेरे जिस्म पर रात की मार के निशानात अभी ताज़ा थे, लेकिन दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने बेआवाज सही मगर मेरे हक में आवाज उठाई हो। दरवाज़ा धड़ाक से खुला। आर्यान आया, सफ़ेद कमीज, संजीदा चेहरा, नजरें सीधी मामी पर। उसके हाथ में एक बैग था, बड़ा, भरा हुआ, शायद नोटों से। मामी ने जैसे ही बैग देखा, उनकी आंखों में वही पुरानी लालच चमकने लगी जिसे मैं बचपन से पहचानती आई थी। आर्यन ने बैग सोफे के सामने मेज पर रखा और मामी की तरफ देखा। नजरें इतनी तेज थीं कि जैसे लफ्जों से पहले ही फैसला सुना रही हूं। यह बैग आपके लिए नहीं, ये वजाहत के लिए है। मैं उसे खरीदने नहीं आया, उसे इज्जत देने आया हूं। मामी के चेहरे का रंग बदला, जैसे किसी ने उनके दिल पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। वो बोलने लगी, मगर आर्यान ने हाथ उठाकर रोका। कल जो हुआ वो सबने देखा। उस पर इल्जाम लगाया गया, वो भी बगैर किसी सबूत के। आपने उसे सिर्फ इसलिए मारा
क्योंकि वो लावारिस है, क्योंकि कोई उसके हक में बोलने वाला नहीं। तो अब है, मैं हूं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने आर्यान की तरफ देखा। वो एक एक लफ्ज एहतियात से चुनकर कह रहा था, जैसे मेरी साख की दोबारा तामीर कर रहा हो। मेरी नजर बैग पर पड़ी, दिल डूबा, लेकिन आर्यान ने फौरन वो वसवसा दूर कर दिया। ये पैसे उस तौहीन के नहीं जो आपने उसे दी, ये उन खर्चों के लिए हैं जो आपने उस पर किए, तालीम, खाना, लिबास, क्योंकि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। लेकिन ये सौदा नहीं है, ये हिसाब है। अब से ये लड़की आज़ाद है, खुद मुख्तार, और इसकी इज्जत पर सिर्फ इसी का हक है। मामी हमवन्नक नजरों से आर्यान को देख रही थी। उनके होंठ कांपे, मगर वो खामोश रही, जैसे पहली बार किसी ने उन्हें आईना दिखा दिया हो, जैसे लालच के आगे शर्म खड़ी हो गई हो और वो आंखें नीचे करने पर मजबूर हो गई हूं। आर्यान ने मेरी तरफ देखा, आवाज नरम हुई। तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर तुम चाहो तो यहां रह सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फैसला। ये वो लम्हा था जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। कोई मुझे मेरी मर्जी से फैसला लेने का हक दे। मैंने धीरे से सर हिलाया। कुछ कहे बगैर आर्यान के पास जाकर खड़ी हो गई। मामी ने नजरें चुराई, जैसे उनसे कुछ छिन गया हो जो कभी उनका था ही नहीं। हम दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े तो आर्यान ने पलटकर कहा, अगर आपको कभी शक हो कि मैंने ये सब किसी कमजोर लड़की पर एहसान जताने के लिए किया, तो याद रखें, यह सिर्फ सच्चाई की तरफ कदम था, एहसान नहीं। घर से बाहर आते ही जैसे सदियों का बोझ मेरे सीने से उतर गया। रास्ते में आर्यान ने एक कैफे के सामने गाड़ी रोकी। हम अंदर बैठे। उसने मेरे लिए चाय मंगवाई, जैसे मुझे कुछ और कहने से पहले कुछ सुकून चाहिए हो। मैंने कप हाथ में लिया तो आर्यान बोला, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम्हें यह यकीन हो कि तुम्हारा माजी तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारी ताकत है। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। आंखों में वही संजीदगी, लेकिन अब एक नरमी भी थी, जैसे वो जानता हो कि मैं सिर्फ उसके अल्फाज नहीं, नीयत भी देख रही हूं। वो दिन मेरी जिंदगी का दूसरा आगाज था। पहली बार किसी ने मुझे सिर्फ रिश्ते के नाम पर नहीं, इंसान समझकर साथ दिया। आर्यान सिकंदर ने मेरे माजी को नहीं, मेरी सच्चाई को कबूल किया। और यही वो लम्हा था जब मुझे यकीन हुआ कि इज्जत सिर्फ किसी का साया नहीं, किसी का एतबार भी हो सकती है। दरवाजे के उस पार एक मुकम्मल अजनबी दुनिया मेरा इंतजार कर रही थी। आर्यान के साथ फ्लैट में दाखिल होते हुए मेरा दिल किसी अनजाने वसवसे से धड़क रहा था। फ्लैट सादा मगर साफ सुथरा था। हल्के रंगों की दीवारें, लकड़ी की अलमारियां और खिड़की से आती धूप ने माहौल को गर्म और मानूस सा बना दिया था। आर्यान ने मेरे लिए अलग कमरा रखा था। मैं दरवाजे के सामने रुकी तो उसने कहा, यह तुम्हारा कमरा है, जहां तुम सुकून से रह सको और अपने आप को पहचान सको। ये जुमला सादा था मगर मेरे दिल पर गहरे नक्श छोड़ गया। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला। अंदर एक बेड, छोटी मेज और किताबों की खाली शेल्फ थी, जैसे आर्यान ने जानबूझकर वो खाली जगह छोड़ दी हो कि मैं खुद अपनी मर्जी से उसे भर सकूं। कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर साफ नजर आता था। परिंदों की आवाजें, दरख्तों पर झूलती रोशनी और नीचे चलती गाड़ियों की हल्की आवाजें, सब कुछ एक नए आगाज की नवीद दे रहा था। मैं बेड पर बैठ गई और पहली बार लगा कि ये जगह सिर्फ छत नहीं, शायद मेरा पहला घर है। शाम के वक्त आर्यान ने मेज पर कुछ कागजात रखे। मैंने देखा तो वो स्कॉलरशिप फॉर्म थे। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैंने सुना था तुम कहानियां लिखती हो और पढ़ना चाहती हो। ये फॉर्म एक ऐसी यूनिवर्सिटी के हैं जहां तख्लीकी तहरीर में स्कॉलरशिप मिलती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फीस जमा करवा दूंगा, लेकिन फॉर्म तुम्हें खुद भरना होगा। फैसला तुम्हारा है, मैं बस रास्ता दिखा सकता हूँ। ये जुमले मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं थे। पहली बार किसी ने मेरे ख्वाबों को हकीकत समझा और सिर्फ हमदर्दी के नहीं, मौके के साथ आगे बढ़ाया। मैंने फॉर्म हाथ में लिया, जैसे कोई चिराग हो जिसकी रोशनी में मैं अपने अंधेरे रास्ते तय कर सकती हूँ। अगली सुबह मैं कमरे से निकली तो फ्लैट में एक मानूस खुशबू फैली हुई थी। बावर्ची खाने में आर्यान नाश्ता बना रहा था। मैं हैरत से उसे देखती रह गई। उसने पलट कर देखा, तुम्हें पसंद है ना आलू का पराठा और चाय? मुझे याद है, तुमने एक बार शादी से पहले बताया था। आज खुद बनाया है, बस उम्मीद है खाने के काबिल हो। मैं मुस्कुरा दी। ये वो लम्हा था जहां मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरी पसंद को अहमियत दी, बगैर किसी सवाल या ज़रूरत के, सिर्फ इसलिए कि मैं हूं। दोपहर के वक्त आर्यान ने मुझे एक छोटा सा कार्ड ला कर दिया। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम अहम हो और मेरी इस दुनिया में तुम्हारी जगह है। मैंने कार्ड सीने से लगा लिया। वो जुमला मेरे लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम न था। शायद कोई और होता तो इन लम्हों को मामूली समझता, लेकिन मेरे जैसे शख्स के लिए
ये सब ख्वाबों से भी ज्यादा रोशन था। उसी दिन जब शाम हुई और फ्लैट की खिड़कियां बंद हो गईं, तो मुझे लगा कि मैं किसी कैद में नहीं बल्कि एक ऐसे दायरे में हूं जहां हर दीवार मेरे लिए खुलने को तैयार है। और आर्यन, वो सिर्फ एक मुहाफिज या हमदर्द नहीं रहा, वो एक दोस्त, एक रहनुमा, एक ऐसा शख्स बन चुका था जिसने बगैर किसी दावे के मेरे वजूद को तस्लीम किया था। सुबह की रोशनी कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन मेरी आंखें रात भर जागने के बाद अभी तक बोझल थीं। कल शाम आर्यन ने मेरे सामने बैठकर कहा था, मैं तुम्हें सिर्फ यकीन नहीं दिला सकता, सच साबित करके दिखाऊंगा। उसके लहजे में एक अज़म था, जैसे वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, खुद के लिए भी ये जंग जीतना चाहता हो। मैं चुप रही, सिर्फ इतना कहा कि अगर सच वाकई कहीं है तो उसे सामने आना ही होगा। आर्यन जल्दी तैयार हो गया और थाने जाने का कहा। मैंने सर हिलाया, खामोशी से उसका साथ दिया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जब एक बेगुनाह को मुजरिम बना दिया जाए तो खामोशी जुर्म बन जाती है। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। वो थाने गया और गुमशुदा हार की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पहले लापरवाही वाला रवैया अपनाया, लेकिन आर्यन का अंदाज, लहजा और मौक़िफ़ ऐसा था कि थानेदार भी संजीदा हो गया। कैमरों की फुटेज निकलवाई गई। आर्यन मुसलसल इसमें मौजूद हर लम्हा, हर फ्रेम को देखता रहा। आखिरकार कई घंटे के बाद एक वीडियो शादी हॉल में लगी सीसीटीवी की सामने आई। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि हार जमीन पर गिरने के बाद एक मेहमान औरत ने झुककर उठाया और तेजी से अपने पर्स में रख लिया। औरत का चेहरा वाज़ेह था, वो दुल्हा की खाला थी जो तकरीब के दौरान बार बार मेरी तरफ मशकूक नजरों से देख रही थी। आर्यन ने वो वीडियो यूएसबी में डलवाई, प्रिंट आउट भी निकलवा लिया और सीधा मेरे साथ उसी हॉल में गया जहां ये सब इल्जाम लगा था। उसने तकरीब के इंतजामिया और खानदान के चंद करीबी अफराद को बुलाया। सब हैरान थे, कुछ शर्मिंदा। आर्यन ने स्क्रीन पर वीडियो चलाई। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती गई, सबकी नजरें मेरी तरफ से हटकर उस औरत पर जम गई। वीडियो खत्म हुई तो आर्यन ने सबके सामने खड़े होकर कहा, ये वही लड़की है जिसे तुम सब ने मुजरिम कहा, चोर कहा और इसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया। मगर सच खामोश नहीं रहता। ये वीडियो इसका सबूत है। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। मामी एक कोने में खड़ी थी, चेहरा जर्द, नजरें झुकी हुई। कुछ देर के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। मैंने उनकी तरफ देखा। वही मामी जिन्होंने मुझे बचपन से जख्म दिए, आज उनकी आंखों में शिकस्त की नमी थी। मुझे माफ कर दो, उनके अल्फाज होंठों से बमुश्किल निकले। वो पल जब किसी ने अपनी ज्यादती का एतराफ किया, मेरे लिए अजनबी था। मैंने सिर्फ इतना कहा, सच हमेशा लौट आता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। आर्यन ने मेरा हाथ थामा और वहां से मुझे लेकर निकल गया। बाहर आते ही वो रुका, मेरी तरफ देखा और कहा, आज तुमने अपनी इज्जत वापस नहीं ली, तुमने सबको सच का रास्ता दिखाया है। हम दोनों कार में खामोश बैठे थे, लेकिन वो खामोशी उस खामोशी से मुख्तलिफ थी जो इल्जाम के बाद मेरे गिर्द छाई रहती थी। ये खामोशी सुकून की थी, मुकम्मल होने की, जैसे किसी ने मेरे दिल की गहराइयों से बोझ निकालकर हवा में फेंक दिया हो। घर वापस पहुंचकर मैं अपने कमरे में गई। आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, मगर आज उनमें एतमाद था, रोशनी थी। मैंने मेज पर पड़े स्कॉलरशिप फॉर्म को देखा और बगैर झिझक कलम उठा लिया। वो फॉर्म आज मेरे लिए सिर्फ तालीमी मौका नहीं था, वो मेरी जीत की अलामत था। आर्यन ने दरवाजे से झांका और हल्के लहजे में कहा, लिखने बैठ गई हो? मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया। वो कमरे में आया, मेरे पास बैठा और बोला, तुम्हारे अंदर जो कहानी है दुनिया को वो सुननी चाहिए। आज का दिन उस कहानी का पहला बाब है। यूनिवर्सिटी का गेट मेरे सामने खुला था, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन से जुड़े हुए थे। मेरे दिल में बेयकीनी, शर्मिंदगी और एक अनजाना सा खौफ था। आर्यन मेरे साथ था, उसके चेहरे पर एतमाद और इत्मीनान, जैसे वो जानता हो कि मैं जिस दरवाजे से दाखिल होने जा रही हूँ वो सिर्फ इल्म या डिग्री का रास्ता नहीं, बल्कि मेरे वजूद की दोबारा तश्कील का दरवाज़ा है। मोहब्बत से पहले इज्जत होनी चाहिए। आर्यन ने यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर रुकते हुए ये जुमला कहा। वो मेरे चेहरे को गौर से देख रहा था। मैंने नजरें झुका ली, जैसे उसकी बात मेरे अंदर गहराई तक उतर गई हो। उसके लिए शायद ये एक सादा सा उसूल था, मगर मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे नायाब एहसास था, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे इज्जत के काबिल नहीं समझा था, खास तौर पर मर्दों ने नहीं। दाखिले की कार्रवाई उसने खुद मुकम्मल करवाई। तमाम फीस, फॉर्म, शनाख्ती अमल, हर मरहले पर वो मेरे साथ था, लेकिन कहीं भी उसने मुझे एहसान महसूस नहीं होने दिया। जब दाखिला मुकम्मल हुआ, उसने हाथ बढ़ाकर मुझसे फाइल ली और कहा, अब तुम तालिब इल्म हो और मैं तुम्हारा पहला कारी। उसकी आंखों में वो खुशी थी, फख्र था, जैसे वो अपनी नहीं मेरी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा हो। यूनिवर्सिटी का पहला दिन मेरे लिए ऐसा था
जैसे किसी कैद से रिहाई मिली हो। मैंने क्लास में कदम रखा तो सब कुछ नया, अजनबी और थोड़ा सा खौफनाक भी लगा, लेकिन आर्यान ने मुझे खुद पर यकीन दिलाया था और उस यकीन के सहारे मैंने पहली बार किसी अजनबी जगह पर कदम रखते हुए खुद को मुकम्मल महसूस किया। कुछ दिन के बाद मेरी सालगिरह आई। मुझे कभी तारीखें याद नहीं रहती थी क्योंकि ज़िंदगी में खुशी के मौके कम ही आए थे, लेकिन उस दिन जब मैं कमरे से निकली तो आर्यान ने मेज़ पर एक छोटा सा केक रखा था। उस पर मोमबत्ती जल रही थी और पास ही एक कार्ड रखा था जिस पर लिखा था, पैदाइश सिर्फ जिस्म की नहीं होती, एक दिन ऐसा भी आता है जब रूह दोबारा जन्म लेती है। आज वो दिन है। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। आर्यान ने वो आंसू देखकर कुछ न कहा, बस आहिस्ता से केक काटने को कहा। वो लम्हा मेरी जिंदगी की पहली सालगिरह थी। पहली बार किसी ने मुझे खास महसूस करवाया, बगैर किसी मकसद, बगैर किसी फायदे, बस इसलिए कि मैं हूं। उसी रात हम दोनों छत पर बैठे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और चांदनी मध्यम थी। आर्यन ने मेरे हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया, आहिस्तगी से मेरी उंगलियों को छुआ। उसके लम्स में कोई जिद, कोई जज्बा, कोई ख्वाहिश नहीं थी, बस एक बेआवाज सा पैगाम था, तुम काबिल एहतराम हो। वो छोटा सा लम्स मेरे लिए बहुत बड़ा पैगाम था, क्योंकि मेरे लिए जिस्मानी कुर्बत हमेशा खौफ, इख्तियार और कंट्रोल का इस्तारा रही थी, मगर आर्यान का लम्स इज्जत का निशान था। जैसे वो कह रहा हो कि तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई हद पार नहीं की जाएगी। अगले दिन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जब मैंने अपनी पहली तहरीर पर काम शुरू किया तो मुझे लगा जैसे मैं खुद को लफ्ज़ों में ढाल रही हूँ। आर्यान मेरी हर तहरीर को पढ़ता, अपनी राय देता, हौसला अफजाई करता। उसने कभी मेरे माजी को मेरे हाल पर गालिब नहीं आने दिया, बल्कि हर बार मुझे मेरे हाल की खूबसूरती दिखाई। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसने मोहब्बत से पहले मुझे इज्जत दी। रात का वक्त था, खिड़की के पार चांद आसमान में तन्हा चमक रहा था और फ्लैट के अंदर खामोशी गहरी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, एक कहानी लिखते हुए जो बार बार रुक रही थी, शायद इसलिए कि कुछ जख्म लफ्ज़ों में समाने से इनकार करते हैं। माजी की कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन पर लिखते हुए भी हाथ कांपते हैं और दिल फिर से रिश्ता है। आर्यन ने दरवाज़ा बजाए बगैर अंदर कदम रखा और खामोशी से मेरे सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो कुछ कहने आया हो जो बरसों से उसके अंदर कैद था। मैंने कलम रख दिया और उसे देखने लगी। कभी किसी ने तुमसे कहा है कि वो तुम्हारे दर्द को समझता है? आर्यन ने आहिस्ता से पूछा। मैंने नफी में सर हिलाया। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में तलखी थी, क्योंकि मैं जानता हूं हर कोई कहता है समझता हूं, लेकिन वो सिर्फ सुनते हैं, महसूस नहीं करते। मैं कुछ कहने वाली थी कि उसने अपना हाथ मेज पर रखा और बोला, मैं भी यतीम हूं। माँ बाप के बाद सौतेली माँ ने परवरिश की सिर्फ जिस्म की, दिल कभी बड़ा नहीं किया, एहसास कभी नहीं दिया। हर बात पर एहसास दिलाया जाता था कि मैं उनका बोझ हूं, जबरदस्ती का फर्द। मेरे अंदर कुछ टूटा, जैसे किसी ने मेरा अक्स किसी और के लफ्जों में बयान कर दिया हो। मैंने नजरें झुका ली। वो खामोश हुआ, जैसे मुझे सुनने का मौका दे रहा हो। मैंने पहली बार अपने बचपन की कहानी कही। वो दिन जब मामी ने स्कूल बैग छीन कर कहा था, लड़कियां पढ़कर क्या करती, चूल्हा संभाल। वो रातें जब भूख नींद से पहले आती थी और जब दुआएं भी खामोशी में दफन हो जाती थी। आर्यन ने एक लफ्ज भी नहीं बोला, सिर्फ मेरी आंखों में देखता रहा, जैसे वो सब कुछ पहले ही जानता हो। हमने एक दूसरे के जख्म बांटे, खामोशी में, लफ्जों के बगैर भी। एक लम्हे में एक मुकम्मल समझबूझ कायम हो गई। वो रिश्ता जो सिर्फ तकलीफ से पैदा होता है और एहतराम से मजबूत होता है। कुछ दिन के बाद आर्यन ने मुझे एक फाइल दी। मैंने खोली तो मेरे लिखे हुए मज़ामीन, छोटे अफसाने और डायरी से निकले कुछ सफ़े एक तरतीब में कंपोज किए गए थे। मैं हैरान रह गई। ये तुम्हारी किताब है, आंधी में चिराग। मैंने इसे पब्लिश करवा दिया है। अगले माह इसकी तकरीब रौनुमाई है। मैं जैसे ये सुनकर भी यकीन न कर सकी। मेरे अंदर एक धड़कन सी रह गई। मेरी तहरीरें, वो जो मैंने अकेले में लिखी थी, वो जो किसी ने नहीं पढ़ी। आर्यन ने उनको पहचान लिया और दुनिया तक पहुंचाने का हौसला दिया। तुमने लिखा क्योंकि तुम्हें सुनने वाला कोई न था, अब तुम्हारी आवाज़ सब सुनेंगे। वो कह रहा था और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी दिन शाम को मैं छत पर आसमान की तरफ देख रही थी। आर्यन मेरे पास आया, मेरे करीब बैठकर बोला, तुम्हें पता है, तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ एक किरदार नहीं हो, तुम एक ज़रूरत बन चुकी हो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो सादा से लहजे में कह रहा था, जैसे ये कोई मामूल की बात हो, मगर मेरे लिए ये अल्फाज जिंदगी के सबसे कीमती जुमले थे। मैं पहली बार किसी के लिए अहम थी, न किसी काम के लिए,
न किसी जरूरत के लिए, बस अपनी जात की वजह से। वो लम्हा जैसे रुक गया हो। आर्यान ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी अहमियत इस बात से नहीं है कि तुम मेरे साथ हो, बल्कि इस बात से है कि तुम अपने साथ हो। तुमने खुद को जिंदा रखा, अपनी रोशनी को बचा के रखा। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं खामोश रही, पर दिल में एक नई रोशनी उतर आई। आज मुझे लगा कि मेरी आवाज में ताकत है, मेरी खामोशी में गहराई है, और मेरी मौजूदगी किसी के लिए कीमती है। वो रात, उस गुफ्तगू के बाद मैंने अपनी तहरीर दोबारा शुरू की, लेकिन अब के लफ्ज कमजोर नहीं थे, वो मजबूत थे। उनमें दर्द था, मगर वो सिर्फ जख्मों का बयान नहीं थे, वो बका की गवाही थे। आर्यान मेरे सामने बैठा, मेरी तहरीर सुनता रहा। हम दोनों ने वो लम्हा एक साथ जिया। दो लोग जिन्हें माजी ने जख्मी किया, लेकिन आज वो एक दूसरे के मरहम बन गए थे। और शायद यही मोहब्बत का पहला कदम था, जख्मों को कबूल करना और उन पर रोशनी रखना। बारिश की बूंदें तेज थीं, लेकिन वो लम्हा, वो शाम मेरे लिए धीमी मौसीकी जैसी थी। हम दोनों एक किताब मेले से वापस आ रहे थे जब अचानक आसमान खुल गया। सड़क पर गाड़ियां रुक गईं, लोग छतरियों की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे, और हम एक छोटी सी चाय की दुकान के बाहर बारिश में भीगते खड़े थे। आर्यान ने हाथ आगे बढ़ाया, बारिश को महसूस किया, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो गहराई थी जिसे लफ्जों में नहीं ढाला जा सकता। चाय वाला कप थमा रहा था, लेकिन उस लम्हे वो सब पस मंजर में था, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे हर चीज एक सवाल पर आ गई हो। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारा हमसफर बनना चाहता हूं, आर्यान ने नर्म आवाज में कहा। मेरी सांस रुक गई, दिल एक लम्हे के लिए जैसे भूल गया कि धड़कना क्या होता है। ये वो बात थी जो मैंने कभी सुनने का तस्वुर भी नहीं किया था, न ख्वाब में न तहरीरों में। मैं सिर्फ उसे देखती रही और वो मुंतजिर रहा, मगर उसके चेहरे पर कोई जिद न थी, कोई दावा नहीं, बस एहतराम भरा इंतजार। फिर उसने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, फौरन कुछ मत कहो, सोचो, समझो, वक्त लो। मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, लेकिन तब जब तुम खुद चाहो। ये बात मेरे दिल को छू गई। किसी ने मेरे फैसले की अहमियत समझी, मुझे वक्त दिया और मेरी मर्जी को पहला दर्जा दिया। मोहब्बत का दावा तो बहुत से करते हैं, लेकिन मोहब्बत का अदब वो कम ही दिखाई देता है। अगले कई दिन हम एक दूसरे से फासले पर रहे, लेकिन वो फासला जिस्मानी था, जज्बाती नहीं। हमने एक दूसरे को ज्यादा पढ़ना शुरू किया, ज्यादा सुनना, और दिल के अंदर के हिस्से एक दूसरे के सामने रखे। वो दिन जब हम पार्क में बैठे थे और मैंने उसे अपनी एक नज़म सुनाई जो मैंने कभी किसी को नहीं सुनाई थी। आर्यान ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे अल्फाज मेरी खामोशी से मेल खाते हैं। हमारी दोस्ती एक खूबसूरत शराकत में बदल गई थी। हम एक दूसरे के कमजोर लम्हों को सहारा देते, खामोशी में साथ बैठते, और जब हंसी आती तो बेझिझक हंसते। मेरे लिए ये सब नया था, ऐसा रिश्ता जिसमें कोई हिसाब नहीं, सिर्फ मौजूदगी हो। एक दिन आर्यान ने मेरे सामने एक सवाल रखा, अगर कल तुम अचानक चली जाओ तो तुम चाहोगी कि लोग तुम्हें किस तरह याद करें? मैं कुछ लम्हे सोचती रही, फिर कहा, मैं चाहूंगी कि लोग कहें कि मैं सच बोलती थी और खुद से झूठ नहीं बोलती थी। वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तो बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ, सच्चाई, न मेरे लिए बदलना, न खुद को छुपाना। जो तुम हो वही मेरे लिए काफी है। मैंने उस दिन जाना कि सच्चा रिश्ता सिर्फ वादों से नहीं, सच्चाई से कायम होता है। जब कोई आपसे आपकी हकीकत मांगे तो समझे वो आपको आपकी मुकम्मल जात के साथ कबूल करना चाहता है। हम दोनों ने मोहब्बत का एतराफ़ अल्फाज में नहीं किया, लेकिन हर अमल, हर खामोश लम्हा एक तस्लीम था कि हम एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। बारिश की उस शाम के बाद मैंने आर्यान को पहले दोस्त, फिर एक ऐसा हमसफ़र समझा जिसके साथ जिंदगी का हर मौसम सुहाना और आसान लगता है। आखिरकार एक दिन जब मैंने आर्यान के साथ बैठे बैठे आसमान की तरफ देखा तो दिल में कोई सवाल नहीं था, कोई शक, कोई डर, कुछ भी नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अगर तुम अब भी चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में शरीक होना चाहती हूँ। आर्यान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरा हाथ थामा, उसी इज्जत से, उसी खामोशी से, और मेरे दिल में यकीन उतर गया कि अब सफ़र हमारा है, मुश्तरका, मुकम्मल। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे छतों के पीछे छुप रहा था, हम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान पर हल्की सी नारंगी रोशनी बाकी थी और फिजा में खामोशी बोल रही थी। मैंने आर्यान की तरफ देखा और कहा, अगर तुम साथ हो तो मेरा माजी बोझ नहीं लगता। वो लम्हा बहुत नर्म, बहुत गहरा था। आर्यान ने मेरी तरफ देखा,
जैसे ये सुनने के लिए परसों से इंतजार किया हो। उसकी आंखों में कुछ नमी सी आई, पर वो मुस्कुरा दिया और बोला, फिर आओ, हम एक नया आगाज करते हैं। उसी शाम हमने निकाह का फैसला किया। कोई धूमधाम नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ सादगी, मोहब्बत और वो सच जो हमने एक दूसरे से कभी छुपाया नहीं था। आर्यन ने कहा, रिश्ता जितना सादा हो उतना मजबूत होता है। मैं चाहता हूं कि हमारी बुनियाद सच्चाई और एहतराम पर हो, दिखावे पर नहीं। निकाह की तारीख तय हुई तो आर्यन ने एक बात कही जो मुझे चौंका गई। मैं चाहता हूं कि तुम मामी को निकाह में बुलाओ। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने उसकी तरफ देखा। वो संजीदा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई तलखी नहीं थी। उनसे गिला रखना तुम्हारा हक है, लेकिन माफ करना तुम्हारी बड़ाई है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी में बोझ लेकर दाखिल हो। ये तुम्हारी जीत है और जीत हमेशा बुलंद ज़र्फी मांगती है। मैं कुछ देर खामोश रही। दिल के अंदर कई आवाज़ें थीं, माजी की चीखें, जख्म, तन्हाइयाँ, मगर आर्यन की बात में एक ऐसी रोशनी थी जो उन अंधेरों को निगलने लगी। मैंने धीरे से सर हिलाया और मामी को पैगाम भेज दिया। निकाह का दिन आया तो सब कुछ सादा था। छोटा सा हॉल, करीबी दोस्त और चंद चेहरे जो हमारे सफ़र का हिस्सा थे। मैं सफ़ेद लिबास में थी, सादगी में लिपटी हुई, लेकिन अंदर से मजबूत। आर्यन ने मुझे देखते ही कहा, यह लिबास तुम्हारी रूह जैसा है, साफ, सच्चा और पुरअसर। निकाह के लम्हे मेरे हाथ कप कपा रहे थे, लेकिन आर्यन का लम्स, उसकी मौजूदगी, उसकी नरमी मेरे दिल को सुकून दे रही थी। काजी साहब ने सवाल किया और मेरी ज़बान से कबूल है 3 बार इस यकीन के साथ निकला, 6 से बरसों से ज़बान इसी लम्हे का इंतज़ार कर रही हो। आर्यन ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अब हम 2 सच और एक कहानी बन गए हैं। निकाह के बाद जब सब मुबारकबाद दे रहे थे, मामी खामोशी से मेरे करीब आईं। उनके चेहरे पर झिझक थी, शर्मिंदगी थी और शायद थोड़ा सा फ़ख्र भी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे शर्मिंदा किया है अपनी अजमत से। मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस उनका हाथ अपने दूसरे हाथ में रखा। 6 से बरसों की तलखी को एक लम्हे में नरम कर दिया हो। उसी रात जब सब मेहमान रुखसत हो चुके थे, मैं और आर्यन कमरे में बैठे थे। मैंने सर उसके कंधे पर रखा और एक लंबी सांस ली। वो लम्हा मुकम्मल था। पहली बार जिंदगी में ऐसा लगा कि मेरे अंदर की टूटी चीज़ें किसी ने जोड़ दी हैं, प्यार से, इज्जत से और बगैर किसी शर्त के। निकाह के बाद जिंदगी एक नए रंग में दाखिल हुई। सादगी से शुरू होने वाला रिश्ता अब रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में खुशी तलाश करने लगा था। हमने शहर के एक पुराने मगर साफ सुथरे इलाके में छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। सिर्फ 2 कमरों का ये फ्लैट हमारे ख्वाबों का पहला ठिकाना बना और ये सादगी हमें सबसे ज़्यादा अजीज थी। आर्यन ने जब मुझे चाबी थमाई तो कहा, यह घर सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं, ये हमारा है और यहाँ हर चीज़ बराबर की होगी, फैसले भी, जिम्मेदारियाँ भी और ख्वाब भी। ये जुमला मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ गया। मोहब्बत में बराबरी का तस्वुर मेरे लिए नया था। पहले जो रिश्ते मैंने अपने इर्द गिर्द देखे थे वो या तो इख्तियार की बुनियाद पर थे या एहसान के बोझ पर। आर्यन का साथ मुख्तलिफ था। वो मुझे अपने बराबर देखता था और यह एहसास मुझे रोज़ थोड़ा थोड़ा मुकम्मल कर रहा था। फ्लैट में दाखिल होने के बाद हम दोनों ने फर्श पर बैठकर फर्नीचर के बारे में बातें की। दीवारों के रंग, पर्दों की ऊंचाई और शेल्फ पर किताबों की तरतीब, सब कुछ हमने मिलकर सोचा। पहली बार मैंने खुद को किसी फैसले में शामिल महसूस किया और शायद यही वो मकाम था जहां मोहब्बत हकीकत में बदलने लगी। एक साथ जीने और संवारने की हकीकत। यूनिवर्सिटी के अखराजात की बात आई तो मैं झिझकी, मगर आर्यन ने एक फाइल मेरे हाथ में दी। उसमें मेरे नाम की स्कॉलरशिप की तफसीलात थी, वही स्कॉलरशिप जिसके लिए उसने मेरे दाखिले से पहले मेहनत की थी। ये तुम्हारा हक है, मेरा नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों को शक्ल दी है, उड़ना तुम्हें खुद आता है। उसके ये अल्फाज मेरी आंखों में नमी ले आए, मगर वो मुस्कुराता रहा, जैसे मुझे रोने से रोकने के लिए खुद मजबूत बना हुआ हो। पहला हफ्ता कमरे सजाने में गुजर गया। दीवारों पर हमने अपनी पसंद की तस्वीरें लगाई। एक में बारिश हो रही थी, एक में किताबों की अलमारी थी, एक में चाय के 2 कप थे। वो सब तस्वीरें हमारे ज़ौक़ की नुमाइंदा थी और कहीं न कहीं हमारी कहानी भी। एक शाम जब हम किचन में मिलकर खाना बना रहे थे, आर्यन ने कहा, तुम जानती हो हम दोनों में जो फ़र्क है वो हमें कमज़ोर नहीं, मुकम्मल बनाता है। तुम्हारी संजीदगी मेरी बेफिक्री को काबू में रखती है और मेरी हंसी तुम्हारी सोच को हल्का करती है। मैंने मुस्कुराकर चम्मच हिलाते हुए कहा, फिर तो हम एक मुकम्मल पकवान हैं। और हम दोनों हंस पड़े। ऐसी बेसाख्ता हंसी जो सिर्फ अपनों के साथ आती है। हमने साथ जीने का फन सीखा, इख्तलाफ भी किया, बहस भी की, कभी कभी खामोशी भी छा गई, लेकिन हर बार हम दोनों ने दरवाज़ा बंद नहीं किया।
बल्कि एक दूसरे के पास आकर बैठने का रास्ता ढूंढा। और शायद यही वो चीज़ थी जो हमारे रिश्ते को मजबूत कर रही थी। फ्लैट में पहली बार हमने मेहमान बुलाए, मेरे 2 हम जमात और आर्यान के 2 पुराने दोस्त। सब हैरान थे कि हमने इतने सादा से फ्लैट में कितनी मोहब्बत भर दी है। मेरे दोस्तों ने जब मेरी लिखी हुई किताबों की रैक देखी तो मुझे देखकर कहा, अब तुम वाकई बदल गई हो, अंदर से रोशन हो गई हो। उस रात जब सब चले गए और हम दोनों छत पर बैठे चाय पी रहे थे, आर्यान ने कहा, तुम जानती हो, मैंने हमेशा एक घर का ख्वाब देखा था जहां शोर ना हो लेकिन खामोशी बोलती हो। तुमने वो ख्वाब सच कर दिया है। मैंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, और तुमने मुझे वो चुप दी है जिसमें सुकून है, ना कि तन्हाई। अगली सुबह का मंजर रोज जैसा ही था, लेकिन हवा में एक अलग ताजगी थी। आर्यान ने नाश्ता मेज पर लगाया और खामोशी से मेरे सामने बैठ गया। मैं अभी चाय की चुस्की लेने ही वाली थी कि उसने एक अखबार मेरे सामने रख दिया। उसके सफ़े आखिर पर मेरी एक कहानी नुमाया अंदाज में छपी थी, जिसका उन्वान था चुप की चीख। नीचे मेरे कलमी नाम के तौर पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, नूर। मैं चौंकी। ये नाम? आर्यान ने मुस्कुराकर कहा, तुमने रोशनी में लिखा, अंधेरे से गुजरकर। तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी सच्चाई, सब कुछ किसी नूर जैसा है। और तुम्हें पढ़ने वाला तुम्हारा असल नाम नहीं, तुम्हारा रंग याद रखेगा। अखबार के उस सफ़े को मैंने ऐसे थामा जैसे वो कोई सनद हो, जैसे बरसों की चुप को किसी ने आवाज़ दी हो। आर्यान ने वो सफ़ा फ्रेम करवा के मेरे कमरे की दीवार पर लगा दिया। रोज़ वो अखबार पढ़ने वाले अब उस दीवार से मेरी कहानी पढ़ते थे। उस हफ्ते मेरी किताब की इशाअत का ऐलान हुआ। लॉन्च इवेंट शहर की एक मकामी अदबी तकरीब में रखा गया था। मैं उलझन में थी। स्टेज पर जाने का ख्याल ही मुझे बेचैन कर रहा था। आर्यान ने मेरी घबराहट को महसूस किया। एक शाम जब हम दोनों छत पर बैठे थे, उसने मेरा हाथ थामा और कहा, यह सिर्फ तुम्हारी कामयाबी नहीं, यह तुम्हारी खामोशी की जीत है। दुनिया को तुम्हारा सच सुनना चाहिए और तुम्हें वो कहने का हक है। किताब का नाम था अंधेरे के पार, और उसमें वो सब कुछ था जो बरसों से मेरे अंदर था। बचपन की तलखियां, माजी की चुप, सौतेले रिश्तों का दुख और एक नई सुबह की उम्मीद। वो सब तहरीरें जो कभी डायरी में बंद थी, अब शाया हो चुकी थी। लॉन्च इवेंट का दिन आया तो मैंने सादा सा लिबास पहना। आर्यान ने मेरी तरफ देखा और कहा, आज तुम्हारी आंखों में वो रोशनी है जो सिर्फ सच्चाई से जीने वालों के पास होती है। तकरीब में कई अदबी शख्सियात, असातिज़ा और क़ारीन मौजूद थे। जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया, आर्यान ने मेरा हाथ थामा और स्टेज की तरफ बढ़ा। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसके लम्स ने मुझे बहुत हिम्मत दी। मैं स्टेज पर पहुंची, माइक के सामने खड़ी हुई और चंद लम्हों तक खामोश रही। फिर मैंने गहरी सांस ली और कहा, यह किताब सिर्फ मेरी कहानी नहीं, यह हर उस लड़की की कहानी है जो सच बोलने से डरती है, जो चुप रहती है क्योंकि उसकी आवाज़ को कभी अहमियत ही नहीं दी गई। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि किसी ने मेरी चुप को सुना, मेरी तहरीर को समझा और मेरे सच को जगह दी। हॉल में खामोशी छा गई। मैंने माइक पर झुककर आखिर में बस इतना कहा, ये मेरी ताकत है और मेरा कलम और मेरा दिफा। तालियां बजने लगी, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, वही जो अंदर से आती है जब इंसान खुद को पहचान लेता है। आर्यान स्टेज के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही सुकून था जो किसी ख्वाब की ताबीर के बाद आता है। तकरीब के बाद जब हम वापस फ्लैट आए तो वो मेरे लिए एक छोटा सा केक लेकर आया जिस पर लिखा था, नूर की जीत। हमने छोटे छोटे कागजी कपों में चाय पी और दीवार पर लगे फ्रेम को देखा जिसमें मेरी पहली शाया कहानी थी। ये सिर्फ शुरुआत है, आर्यान ने कहा। अब तुम्हें वो सब कहना है जो तुमने कभी अपने लिए लिखा। अब दुनिया तुम्हारी तहरीर को पहचानेगी, तुम्हारे नाम को नहीं, तुम्हारे जज्बे को। उस दिन मुझे यकीन हुआ कि ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, वो जीने के लिए होते हैं। और जब कोई सच्चाई से, खुददारी से, एहतराम के साथ आपका हाथ थामे तो वो ख्वाब सिर्फ ताबीर नहीं बनते, वो आपका नया तारुफ भी बन जाते हैं। जिंदगी की रवानी अक्सर एक लम्हे में छिटक जाती है। हमारे लिए वो लम्हा उस दिन आया जब आर्यान शाम को दफ्तर से लौटते ही खामोशी से सोफे पर बैठ गया। चेहरा सपाट था, लेकिन आंखों में वो हल्की सी नमी थी जो हमेशा छुपाने की कोशिश करता था। मैं किचन से बाहर आई और उसके चेहरे को बगौर देखा। कुछ कहने से पहले ही उसने धीरे से कहा, आज आखिरी दिन था, नौकरी खत्म हो गई। एक लम्हे को अंदर कुछ लरस सा गया, मगर मैंने फौरन खुद को संभाला। मैं उसके करीब आई, उसके हाथ पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बस इतना कहा, अब मेरी बारी है। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैं जानती थी वो मेरे लिए फिक्र करेगा, परेशान होगा, लेकिन मेरे लहजे में जो यकीन था वो उसे खामोश रहने पर मजबूर कर गया।
मैंने वो रात बगैर किसी गिले, शिकायत या खौफ के गुजारी, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब एक रिश्ता हकीकी हो तो एक का गिरना दूसरे की कमजोरी नहीं बनता, वो मौका होता है सहारे का। अगले दिन मैंने अपने कागजात जमा किए, अपनी सीवी मुकम्मल की और शहर के एक स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई किया। कुछ दिनों के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। चंद हफ्ते बाद मैं बतौर उर्दू और तख्लीकी तहरीर के उस्ताद मुकर्रर हो गई। स्कूल छोटा था लेकिन माहौल दोस्ताना था। मैंने वहां दिल लगाकर काम शुरू किया और अपनी सलाहियतों को बच्चों के दिलों में मुंतकिल करने की कोशिश की। हर शाम मैं थकी हुई लौटती और आर्यान मेरे लिए चाय तैयार रखता। हम दोनों खाने की मेज पर बैठकर दिन की बातें करते। मैं बच्चों की शरारतें सुनाती और वो गौर से सुनता, हंसता। उसने एक बार कहा, तुम्हारे लफ्जों में ऐसा सुकून है जो थकन को भुला देता है। कुछ महीने के बाद हमने एक साथ ट्यूशन सेंटर खोलने का फैसला किया। एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, उसे साफ किया, दीवारों पर रंग किया और बोर्ड पर लिखा रोशनी लर्निंग सेंटर। नाम सुनकर आर्यान ने कहा, ये तुम्हारे कलम से निकली रोशनी है और अब ये दूसरों की सिमत रोशन करेगी। मैं शाम में बच्चों को पढ़ाती और आर्यान रियाजी और साइंस की क्लासेस लेता। दिन सख्त होते लेकिन उनमें एक अजीब सी मिठास थी। जब हम दोनों रात गए फ्लैट वापस आते तो थकन के बावजूद दिल मुतमईन होता। वो मेहनत जो हम अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए कर रहे थे वो हमारे रिश्ते को मजीद मजबूत बना रही थी। एक शाम जब हम दोनों सेंटर की सफाई के बाद चाय पी रहे थे, आर्यान ने खामोशी से कहा, कभी सोचा था कि तुम मुझे संभालोगी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, रिश्ते में सिर्फ मर्द का सहारा होना जरूरी नहीं, कभी कभी औरत का हौसला भी घर की बुनियाद बन जाता है। जिस रिश्ते में साथ हो वो कभी हारता नहीं। हम शायद वक्त से हार जाएं, हालात से थक जाएं, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ हों तो हर शिकस्त एक नया आगाज बन जाती है। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया और दिल में वो लम्हा महफूज कर लिया। वो लम्हा जब मैंने महसूस किया कि हमारी कहानी सिर्फ मोहब्बत या ख्वाबों की नहीं, हकीकतों और जिद्दोजहद की भी है। आर्यान की नौकरी का जाना हमारे लिए एक आजमाइश जरूर था, लेकिन हमने उसे कमजोरी नहीं, मौका समझा। खुद को आजमाया, नए रास्ते बनाए और उन रास्तों पर हाथ थाम कर चलना सीखा। वो दिन जब पहली बार ट्यूशन सेंटर में बच्चों के वालिदैन ने आकर कहा कि उनके बच्चे अब बदल गए हैं, पढ़ने में, सोचने में एतमाद है, तो आर्यान ने मुझे देखा और आंखों से कहा, ये तुम्हारी वजह से है। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दिल में शुक्र अदा किया उन तमाम लम्हों का, उन तमाम फैसलों का जो हमें यहां तक लाए। हम दोनों अब जान चुके थे कि जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, ना ही हमेशा सब कुछ हमारे हक में होता है, लेकिन अगर साथ हो, एतमाद हो और एक दूसरे को उठाने का हौसला हो तो हर आजमाइश रास्ता बन जाती है और हर जख्म एक नई कुव्वत। ये वही सफर था जो हमने बराबरी के वादे से शुरू किया था और अब हर दिन उस वादे की तकमील बन रहा था। 1 साल गुजर चुका था, वक्त खामोशी से बहता गया, जैसे दरिया अपने सफर में किसी पत्थर की परवाह न करे, लेकिन हमारे लिए वो 1 साल एक मुकम्मल जिंदगी की तरह था। खुशियों, आजमाइशों, सीखने, गिरने और संभलने से भरा हुआ। हमारी शादी की पहली सालगिरह आ रही थी और दिल में एक नरम सी गुदगुदी थी, जैसे कोई पहली बार होने जा रहा हो। आर्यान ने दिन भर मसरूफ रखा, मुझे कहीं जाने नहीं दिया। वो हर लम्हा कुछ न कुछ छुपा रहा था। आंखों में शरारत थी, चेहरे पर चमक। जब शाम ढली और मैं अपने कमरे में गई तो बेड पर एक छोटा सा मखमली डब्बा रखा हुआ था, साथ एक खत पड़ा था। मैंने हाथ बढ़ाकर खत खोला। सादा कागज पर आर्यान की लिखाई थी, 1 साल पहले तुम्हें इल्जाम दिया गया था, आज मैं वो दिन तुम्हें वापस देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी से। दिल धड़कने लगा। मैंने वो डब्बा खोला और आंखें नम हो गईं। वही हार था, दुल्हन का सोने का हार, जो उस दिन गुम हो गया था, लेकिन अब वो सिर्फ एक जेवर नहीं था। इस बार उसके पेंडेंट पर छोटे हुरूफ में कुंदा था, मेरी इज्जत। मैं चंद लम्हे बस उसे देखती रही, जैसे वो हार नहीं, मेरी मुकम्मल कहानी का सिंबल हो। मैंने आहिस्ता से हार को थामा और आर्यान कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक केक था जिस पर मोमबत्तियां जल रही थीं और उस पर लिखा था, हमेशा का साथ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराया और बोला, यह हार तुम्हारा है, हमेशा से था, लेकिन इस पर तुम्हारा नाम अब लिखा गया है। जैसा होना चाहिए था। तुम चोर नहीं थी, किस्मत का इनाम थी, मेरे लिए, इस घर के लिए, अपनी कहानी के लिए। मेरी आंखें भर आईं और मैंने बेख्तियार आर्यान के सीने से लगकर वो सब कुछ खामोशी से कह दिया जो अल्फाज नहीं कह सकते थे। उस लम्हे में सिर्फ शुक्र था, खामोशी थी और मोहब्बत थी। उसी रात जब हम खाने की मेज पर थे, मामी भी हमारे साथ थी। उनकी बेटी की कहीं और शादी हो गई थी। उनका चेहरा बदला हुआ था, नर्म, धुला धुला सा,
जैसे वक्त ने उनके अंदर का गुरूर धो दिया हो। खाने के बाद जब हम चाय पी रहे थे, उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा और कहा, बेटा, मैं नानी बनने वाली हूं। मेरे दिल में जैसे कोई चिराग सा जल उठा। मैंने फौरन उनका हाथ मजबूती से थामा और सिर्फ मुस्कुरा दी। माजी की तलखियां उस एक खबर के सामने मांद पड़ गईं। ये रिश्ता जिसने मुझे सिर्फ तकलीफ दी थी, अब एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा था। ममता, माफी और कबूलियत की। आर्यन ने जब बच्चे की पहली तस्वीर मेरे हाथ में दी, एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड पर छपा सा खाका, तो मेरे हाथ कांपने लगे। वो मेरी गोद में आया भी नहीं था और मैं पहले ही मुकम्मल महसूस कर रही थी। ये बच्चा तुम्हारी सच्चाई में जिएगा और मेरी तरह तुम्हें चाहेगा, आर्यन ने कहा। हम दोनों छत पर खड़े थे, जहां 1 साल पहले हमने वादे किए थे। आसमान वही था, सितारे वही थे, लेकिन अब उनके नीचे हमारी एक मुकम्मल दुनिया थी। वो दुनिया जिसे हमने दर्द से नहीं, सब्र से बनाया था। आर्यन ने मेरी तरफ देखा और बोला, जानती हो, जब तुम्हें पहली बार थामा था, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी जगह बना पाऊंगा, लेकिन तुमने मुझे अपनी कहानी का किरदार ही नहीं, साथी बना लिया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे मुकम्मल औरत बनने की इजाजत दी। मेरी मर्जी से, मेरे लफ्जों से, इससे बड़ा तोहफा कोई और नहीं हो सकता। वो हार मेरी गर्दन में झूल रहा था। उसकी हर छनकार मुझे याद दिला रही थी कि इज्जत सिर्फ मिलती नहीं, कमाई जाती है, और जब कोई आपको वो इज्जत दे तो आपके जख्म जेवर बन जाते हैं। हमने केक काटा और पहली मोमबत्ती बुझाई, 1 साल की रोशनी के नाम। और उस लम्हे हमें मालूम था, ये सिर्फ एक सालगिरह नहीं थी, ये एक अहद की तकमील थी। हमारे बीच अब ना इल्जाम था, ना सवाल, सिर्फ यकीन था। और यकीन जब मोहब्बत के साथ बंध जाए तो वो रिश्ता वक्त की धुन में भी गुम नहीं होता। आर्यन ने मेरी पेशानी पर बोसा दिया और कहा, हमेशा का साथ सिर्फ लफ्ज नहीं, तुम्हारा वादा है जो तुमने हर दिन निभाया। और मैंने अपने दिल में कहा, ये हाथ, ये घर, ये सब मेरा इंतखाब है, मेरी आज़ादी से, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।